था, बहुत इंपॉर्टेंट था. Where the assessee carries on the speculation business, the business of assessee must be deemed as distinct and separate from any other business. This is necessary because Section 73 provides that losses in speculation business, unlike any other business, can't be set off against the profit of any business other than a speculation business. अच्छा, अब जो लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस का होता है, आप सेट ऑफ तो नहीं कर सकते हो, बट अब इस लॉस का क्या करना है? मींस ये लॉस हो गया तो इसका कहीं कहीं इसका सेट ऑफ हो सकता है. तो जैसे आपने इंट्राडे ट्रेडिंग ही करी, या आपने जो है वो सट्टा व्यापार जो है गेहूं का करा, आपने वीट खरीदी और खरीद के बेच दी डिलीवरी लिए बिना, तो वो भी स्पेकुलेटिव लॉस होता है. मींस आप डिलीवरी नहीं ले रहे हो, आप ट्रांजैक्शन को सेट ऑफ कर रहे हो. वीट आपने खरीदी थी कि आज के दिन, आज तारीख क्या होगी बेटा? आज हो गई अपनी 28 फरवरी, और वीट जो है वो पंजाब में किस दिन आ जाती है नॉर्मली? अब घरों में आनी शुरू होगी या मैक्सिमम अप्रैल तक आ जाएगी. फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो है वीट कट के घर आ जानी है. तो आप आज की डेट में सीधा सीधा वीट खरीद सकते हो. होता है ना बिजनेस की, मैं गेहूं अभी फसल जो है वो खेतों में ही है, मैं खेतों में ही खरीद लेता हूँ. अगर नॉर्मल कोर्स में गेहूं जो है वो 40 रुपए किलो बिकेगी, तो आज की डेट में खरीदोगे तो हो सकता है 35 रुपए किलो ही मिल जाए, क्योंकि देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व ना, कि पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तो उसका जो है एक आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा. तो आप जो है एक महीना पहले ही आप एक ट्रांजैक्शन कर लेते हो कि मेरे को 1 टन गेहूं दे दो, या 1 टन की जगह आप सीधा सीधा कहते हो कि मेरे को 10 टन गेहूं दे दो. 1 टन गेहूं हो गई 35,000 रुपए की, 10 टन गेहूं हो गई 3.5 लाख की. तो आपने 3.5 लाख रुपए का सौदा कर दिया कि 10 टन गेहूं खरीद ली, और इसकी डिलीवरी मैं लूंगा 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन. 3.5 लाख रुपए के हिसाब से जो रेट होगा तो मैं ले लूंगा. अब जिस दिन बैसाखी वाला दिन आया, उस दिन जो है वो पता चला कि पंजाब में ओवरऑल गेहूं जो है वो कम हुई है. पंजाब में छोड़ो, पूरी इंडिया में कम हुई है. जब थोड़े से एस्टिमेट क्लोज आए कि कहीं पर जो है वो ओले पड़ गए या बारिशें हो गई, तो वीट जो है उसकी प्रोडक्शन गिर गई. अब अचानक से पता चलेगा कि जो आपने 35 रुपए में गेहूं का सौदा किया हुआ था, वो गेहूं अब 40 रुपए में ट्रेड होने लग पड़ी. 5 रुपए किलो के हिसाब से रेट बढ़ गया, क्योंकि ओवरऑल वीट इन इंडिया की प्रोडक्शन कम हो गई. तो आप जो है मार्केट में जो 13 अप्रैल को रेट फ्लोट हो रहा है, वो हो रहा है कि अब 40 रुपए किलो है गेहूं. तो एक तो तरीका है ट्रांजेक्शन करने का, कि मींस आपका कोई आइडिया नहीं था कि आपने ये 10 टन गेहूं करनी क्या थी. 10 टन गेहूं थोड़ी ना आप कंज्यूम करोगे ड्यूरिंग योर सीजन. मींस पूरे साल में आप 10,000 किलो गेहूं थोड़ी ना खा जाओगे. आपने गेहूं सिर्फ बेचने के लिए ली थी. तो एक तरीका तो है कि आप वो 10 टन गेहूं की डिलीवरी लो, उसके बाद एक बायर ढूंढो और वो 10 टन गेहूं उसको बेच दो कि जो बायर आए. दूसरा तरीका, मार्केट में रेट फ्लैश हो रहा है 40 रुपए किलो के हिसाब से, आप सीधा सीधा कहो कि जो 10 टन गेहूं आपने खरीदी हुई थी, वो 10 टन गेहूं आपने बेच दी. तो जिस बंदे से आपने खरीदी थी, वो सीधा आपको जो है 35 रुपए में आपने खरीदी थी, 40 में बेच दी. 5 इंटू 10,000, 50,000 रुपए आपके हाथ में पकड़ाएगा. 50,000 रुपए आपका फायदा हो गया. इस वाले व्यापार को हम स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं, क्योंकि हमने डिलीवरी ली ही नहीं. ना डिलीवरी ली, ना डिलीवरी दी. हमने जो ट्रेड करा, दैट वाज ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ द प्राइस. हमने एक वायदा किया था कि मैं फलाने तारीख को गेहूं ले लूंगा, और जिस दिन वो खरीदने का टाइम आया, उस दिन जो है वो रेट चेंज हो गए. वो 35 की जगह 30 भी रह सकते थे, और 35 की जगह 40 भी हो सकते थे, और 35 की जगह 35 भी रह सकते थे. तीनों ही रेट हो सकते थे, या बीच में कोई भी रेट हो सकता था. अभी क्योंकि 40 हो गया है, तो आप 50,000 रुपए लेकर अपना घर आ गए. कोई ट्रेडिंग, मतलब कोई आपने डिलीवरी नहीं ली, कोई डिलीवरी दी ही नहीं. इसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं. तो एक स्पेकुलेशन बिजनेस आपका ये हो गया, 50,000 रुपए का फायदा. दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस आपका जो है वो हो गया कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए शेयर्स में घाटा खाया. वो घाटा आपको 40,000 रुपए का पड़ा, या 60,000 रुपए का घाटा पड़ा. इधर 50,000 रुपए का फायदा हुआ. तो नेट गेनर जो आप है वो 10,000 रुपए से रहे, क्योंकि दो स्पेकुलेशन बिजनेस जो है आपके, उसका जो प्रॉफिट और लॉस है आप आपस में सेट ऑफ कर सकते हो, वो अलाउड है.
स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन का जोड़ नहीं सकते, बट स्पेकुलेशन और स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन 1 स्पेकुलेशन 2 इसको जोड़ सकते हो। एक तरफ आप व्हीट की स्पेकुलेशन कर रहे हो, दूसरी तरफ आप शेयर्स की स्पेकुलेशन कर रहे हो, उन दोनों को आपने जोड़ा, जोड़ के आपको पता चला कि -10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी 10,000 रुपए का घाटा पड़ा है। आप अपना बैठ गए। अब ये जो 10,000 रुपए का घाटा हुआ है, ये अब आप अगले साल के प्रॉफिट्स में से भी सेट ऑफ कर सकते हो। इसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रॉफिट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। सो लॉस इन स्पेकुलेशन, लॉस इन स्पेकुलेशन बिजनेस, loss in speculation business can be carried forward to a subsequent year and can be set off against the profits and gains of any speculation business in the subsequent year. Means अगले साल में जो भी प्रॉफिट हुआ है स्पेकुलेशन बिजनेस का, उसमें आप पिछले साल के लॉसेस को जो है सेट ऑफ कर सकते हो। यानी कि अगले साल आपने अगर जो है वो 1 लाख रुपए का फायदा कमाया, तो अगले साल आपका जो फायदा है, जो प्रॉफिट है, वो 90,000 माना जाएगा। इस साल का जो 10,000 माइनस था, वो अगले साल के 1 लाख रुपए को रिड्यूस करके 90,000 कर देगा। तो अगले साल अब आपकी जो इनकम टैक्स की देयता, जो इनकम टैक्स पेमेंट आपने करनी है, उसकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की इनकम की जगह 90,000 रुपए की इनकम पर आएगी। आप ये कैरी फॉरवर्ड जो है आने वाले 4 साल तक कर सकते हैं। दिस कैरी फॉरवर्ड कैन हैपन ओनली अप टू 4 असेसमेंट ईयर्स। 4 असेसमेंट ईयर्स तक आप इस बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड, लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 4 साल तक क्यों जरूरत पड़ेगी? जैसे इस साल आपको 10,000 का घाटा पड़ा, अगले साल भी प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल फिर 1 लाख रुपए का घाटा पड़ गया। अब आपके पास जुड़ के प्रॉफिट 1,10,000 के हो गए। तीसरे साल जो है आपको मान लीजिए खाली 40,000 रुपए का फायदा हुआ है, तो अब आपके जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं वो 40,000 का फायदा और 1,10,000 का घाटा था, तो 70,000 के लॉसेस अभी भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उससे अगले साल फिर आपको घाटा पड़ गया, मान लीजिए फिर 30,000 का घाटा पड़ गया, तो अब आप फिर -1 लाख के घाटे पर है। तो ये जो है आपका जो पहले जो 10,000 का घाटा है, वो आपको 4 साल के अंदर अंदर खत्म करना है। अगर नहीं हुआ तो फिर सरकार आपको कहती है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहता है कि अब इसको भूल जा, अब इसको राइट ऑफ कर दे, इसको मैं सेट ऑफ करना अलाउ नहीं करूंगा। वो सेट ऑफ कब तक कर सकते हो? वो 4 साल तक ही सेट ऑफ कर सकते हो, उसके बाद नहीं। यानी कि पहले साल अगर -10,000 हुआ, दूसरे साल -1 लाख हुआ, तीसरे साल फिर -30,000 हो गया, तो 1,40,000 का अब टोटल हो गया। चौथे साल फिर 20,000 रुपए का घाटा पड़ गया, तो अब 1.5 लाख रुपए माइनस में बैठे हुए हैं। अगर पांचवें साल जो है वो 10,000 रुपए का फायदा हो गया, तो वो 10,000 पिछले वाले पहले साल वाले थे, वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अदरवाइज उस साल के बाद अगर पांचवें साल भी आपको जो है, चार चौथे साल पांचवें साल भी आपको मुनाफा नहीं हुआ, तो वो पहले 10,000 जो है उसे भूल जाइए, फिर उसको जो है अब आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन बिजनेस में ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है ये 4 साल तक होते हैं। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी कि आपका स्पेकुलेशन बिजनेस के अलावा जो दूसरा नॉन सट्टा व्यापार होता है, उसमें ये जो लॉसेस हैं आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये एक अलग रीजन हो गया। दूसरा रीजन हो गया कि आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के अकाउंट्स बिल्कुल अलग मेंटेन करते हो। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है स्पेकुलेटिव बिजनेस में 4 साल, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में 8 साल है। मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस हम एक बार समझ चुके हैं, पर एक बार डेफिनेशन में फिर पढ़ देता हूं आपको। इट मींस अ ट्रांजैक्शन इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक एंड शेयर्स इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। मींस इसमें जो है एक्चुअल डिलीवरी मिसिंग होती है, चाहे वो शेयर्स की हो। ये स्क्रिप्ट्स का मतलब शेयर होते हैं बेटा, ये स्क्रिप्ट्स मतलब शेयर। ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स मतलब इसमें डिलीवरी नहीं होगी। वेयर अ बिजनेस एंड द कंपनी कंसिस्ट ऑफ परचेज ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज सच ए कंपनी शैल बी डीम्ड। अच्छा, अब एक जो है इसमें स्पेशल ट्रांजैक्शन आ जाती है। मैं कल तक आपको बता रहा था कि जो आप लोग
शेयर खरीदते बेचते हो, इफ यू आर बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स बट इट इज इंट्राडे ट्रांजैक्शन, अगर इंट्राडे ट्रांजैक्शन है तब वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाती है। अगर आप डिलीवरी ले रहे हो और डिलीवरी दे रहे हो, मींस आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक शेयर को खरीद के आपने एक दिन के लिए भी रख लिया, एक महीने के लिए रख लिया, एक साल के लिए रख लिया, तो वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। बट exception है, business only consists of purchase and sale of shares of other companies. Such a company shall be deemed to carry on speculation business to the extent to which the business consists of purchase and sale of shares. अगर एक कंपनी जो है वो उसका नॉर्मल बिजनेस है, मींस वेर ए बिजनेस ऑफ द कंपनी कंसिस्ट, मींस उसका और भी बिजनेस है और साथ में सेल भी, शेयर्स भी सेल परचेज करती है। हर एक कंपनी जो लिस्टेड है मार्केट में, जो आप देखते हो, या नॉन लिस्टेड भी है, वो अपना जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो बड़ा वाइड रखती है। उसमें वो कोशिश करती है कि सुई से लेकर जहाज तक बनाने के सारे जो है अथॉरिटी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डाल दे, मींस क्या क्या काम कर सकती है। तो उसमें वो साथ में ये भी डालती है कि इन्वेस्टमेंट इन अदर शेयर इन अदर कंपनीज इन शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज। तो अगर एक कंपनी जो है वो शेयर्स खरीदेगी और बेचेगी, तो वो वाला हिस्सा उसके बिजनेस का स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाएगा। बाकी बिजनेस उसका जो मर्जी हो, बट शेयर से खरीद बेच वाला व्यापार जो है वो स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाएगा। इंडिविजुअल के लिए नहीं है ये, पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है ये सिर्फ कंपनी के लिए है कि वो अगर शेयर बेचती और खरीदती है और वो उसका नॉर्मल बिजनेस नहीं है तो वो स्पेकुलेशन बिजनेस कहलाएगा। मींस वो और व्यापार भी कर खरीदने वाला व्यापार स्पेकुलेशन बिजनेस जो है, दैट बिजनेस विल बेसिकली भी कि एक तो उसका बैंकिंग बिजनेस है, साथ में उसका ये। अब इसमें ये जो है ये फॉलोइंग कंपनीज को केवल है ये प्रोविजन, मींस अब मैंने बैंकिंग बोला तो बैंकिंग जो है वो ही इसमें से बाहर हो जाएगी। मींस ये आपकी अगर ट्रेडिंग कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो अगर किसी दूसरी कंपनी के शेयर बेचती खरीदती है तो यस उसके लिए जो है दिस इज स्पेकुलेटिव बिजनेस। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज का छोड़ दें, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का कहें तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। द डीमिंग प्रोविजन इन द स्लाइड does not apply to the following companies। ये इन कंपनीज के लिए ये स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होगा। वो कौन कौन सी होगी? A company where GTI consists of mainly income chargeable under the head interest on securities, income from house property, capital gains and income from other sources। एक कंपनी है जिसका जो मेन बिजनेस है वो मतलब जो जो उसकी इनकम है, जीटीआई क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब पांचों हेड्स से मिला के इनकम, और उसके बाद उसमें कुछ डिडक्शंस मिलती है, 80C 80D 80DDA वो सारी। आ रही है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होगी से बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रही है, घर किराए पे दे देके इनकम कमा रहा है। इनकम कहां से आ रही है? कैपिटल गेन से आ रही है। कि कैपिटल गेन्स मींस कोई एक एसेट खरीदा, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो उसे बेच दिया, खरीदना था 1 लाख रुपए में, बेचा 1,40,000 रुपए में, तो 40,000 रुपए का मुनाफा हो गया। या बेचा 3 लाख रुपए में तो 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख रुपए का मुनाफा हो गया, तो वो कैपिटल गेन्स हो जाती है। यानी कि वो नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं कर रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है, वो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। ये वाली कंपनी वो होगी जो एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट उसका बिजनेस है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कमा रही है, कैपिटल गेन से कमा रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कमा रही है, यानी कि उसके पास पीजीबीपी की और इनकम ही कोई नहीं है। तो इस केस में इसके लिए ये वाला बिजनेस जो है, जो शेयर्स खरीदने बेचने का व्यापार है, वो उस कंपनी के लिए स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं कहलाएगा। ये स्पेकुलेशन बिजनेस किसके लिए कमा है? जो कंपनी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉर्मल कोर्स में कमा रही है, मैन्युफैक्चरिंग करके या ट्रेडिंग करके।
अब दूसरा एक और कंपनी है जिसके लिए ये स्पेकुलेशन बिजनेस जो है ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, वो कौन सी होगी? द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, जिस कंपनी का काम ही ये है कि ट्रेडिंग करना बस। वो कौन सी कंपनी होगी? जैसे शेरखान.com हो गई, जीरोधा हो गई, या आपकी जो है इट कैन बी आईसीआईसीआई डायरेक्ट, या उसका बैंकिंग बिजनेस है। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की पेरेंट कंपनी कौन सी है? वो आईसीआईसीआई बैंक है। तो उसका जो है बैंकिंग बिजनेस है। बैंकिंग बिजनेस वालों के लिए भी ये छोड़ दिया गया कि तेरे लिए ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं है। और कौन सी कंपनी होगी जो लोन्स और एडवांसेस बांट रही है? लोन्स और एडवांसेस कौन सी कंपनी बांटती है? एक तो बैंक ही है, दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी लोन और एडवांसेस बांटते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती हैं? जैसे आपने सुना होगा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी कंपनीज जो है लोन्स और एडवांसेस बांट रहे हैं। तो ये कंपनीज का भी अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर्स खरीद बेच रहे हैं, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो एक छोटा सा जो है एक डिस्कशन में आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? तो मैं दो चार कंपनीज के नाम लेता हूं, आप बताओ कि ये स्पेकुलेटिव है या नहीं है। इफ आई टॉक ऑफ कंपनी लाइक इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज जो है वो शेयर खरीदती बेचती है, तो क्या बिजनेस स्पेकुलेटिव होगा या नहीं होगा वो वाला? हेलो, हाँ जी बताओ। सर होगा। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के लिए होगा, एचडीएफसी बैंक के लिए? सर नहीं होगा। क्या कारण? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ना ना, एचडीएफसी बैंक का काम ये थोड़ी ना, एचडीएफसी बैंक का काम तो जो है वो बैंकिंग बिजनेस है। क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए भी जो है वो शेयर बेचना खरीदना स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं है, इसलिए नहीं होगा। नहीं होगा, दैट आई एग्री। बट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी को अलाउड है कि वो शेयर्स खरीदे बेचे, और उसका जो बिजनेस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माना जाएगा, इसलिए नहीं होगा। जीरो था का जीरो था एक ब्रोकरेज कंपनी है, शेयर ब्रोकर है। सर ये भी एक्सेप्शन के अंदर ही आ गया, नहीं इन्होंने छूट की। जीरो था सर नॉन नहीं हो, स्पेकुलेटिव। जीरो था के लिए वो नॉन स्पेकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि जीरो था का बिजनेस ही शेयर बेचना खरीदना है। तो मींस एक तो जीरो था हो गया, यानी कोई भी ब्रोकर हो गया फॉर दैट मैटर, जीरो था, रेलीगेयर, शेर खान, ये सारी कंपनीज जो है इस वजह से बाहर हो गई। दूसरी कंपनी कौन सी बाहर होगी? जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे इस वजह से बाहर हो गए क्योंकि ये बैंकिंग कंपनीज है, तो बैंकिंग कंपनीज का भी नहीं होगा। तीसरी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हमने खुद ही बनाई हुई है, अपना चिट फंड्स करके, मींस हमने एक कंपनी बनाई है एनसी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड। तो चिट फंड्स में जो इनकम है वो कहां से आ रही है हमारे पास? वो इनकम हम कमा रहे हैं बाई, मीन्स हमने जो है कुछ घर जो है वो खरीदे हुए हैं, उन घरों का किराया आ रहा है। दूसरा हमारे पास कुछ सिक्योरिटीज हमने रखी हुई हैं खरीद के, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तीसरा हमने कुछ पैसे और लोगों के इन्वेस्ट करे हुए हैं शेयर्स में ही, उसी के कैपिटल गेन्स आते हैं। तो हमारे पास कोई और बिजनेस नहीं है, हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हमारी सारी इनकम इन्वेस्टमेंट से आ रही है। तो एक इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी हो गई। तो इन्वेस्ट प्योर इनकम इन्वेस्टमेंट या हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, तो भी वो जो है स्पेकुलेटिव गेन नहीं माने जाएंगे जब तक शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। शेयर्स में अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो वो स्पेकुलेटिव इनकम होगी या नहीं होगी एज एन इंडिविजुअल? तो सर कंपनी वास्ते होता है। नहीं, आपके लिए वो कब होएगी? स्पेकुलेटिव कब होएगी और कब नॉन स्पेकुलेटिव होएगी? सर आप इंट्राडे। इंट्राडे में वो जो है वो स्पेकुलेटिव होएगी, अदरवाइज वो नॉन स्पेकुलेटिव होएगी, अदरवाइज वो कैपिटल गेन्स में मानी जाएगी। मींस आपको माना जाएगा कि आपको, अगर आप डिलीवरी खरीद बेच रहे हो
तो वो कैपिटल गेन्स माने जाएंगे। और तीसरा एक और होता है, ये पार्टनरशिप इन नॉन कंपनीज के लिए होता है, जो है डेरिवेटिव प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉन स्पेकुलेटिव मानी जाती है। गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्पेकुलेटिव, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स एंड मींस पीजीपीपी, बट इट इज नॉन स्पेकुलेटिव। और आपकी डिलीवरी ट्रेड्स जो है वो कैपिटल गेन्स। ये 3 पॉइंट्स हैं जो इंडिविजुअल फॉर्म्स के लिए आपने रखने हैं। कंपनी के लिए आपको क्लियर हो गया, इंडिविजुअल और फॉर्म्स के लिए भी आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो आगे डिस्कशन में बिल्कुल किल कर देंगे, हम धीरे धीरे से खत्म कर देंगे। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, ट्रांजैक्शंस नॉट डीम्ड टू बी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। कौन सी ट्रांजैक्शन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाएगी? तो इसमें हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज जो है ये स्पेकुलेटिव नहीं कहलाएगा। इन हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स भी जो है, ये भी जो है वो आपका स्पेकुलेटिव नहीं कहलाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आपने करे हुए हैं वो भी स्पेकुलेटिव नहीं कहलाएंगे। और ये जो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इंक्लूडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स, मैं भी जो बोल रहा था कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है ये आपकी स्पेकुलेटिव नहीं कहलाती है। ये डेरिवेटिव ट्रेडिंग जो है ये हम अगली क्लास में हल्का सा डिस्कस करेंगे क्या होता है एकदम शुरुआत से। 10 मिनट जो है मेरे को मोनोलॉग बोलना पड़ेगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। तो मोनोलॉग बोलना पड़ता है तो कई बार एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तो कांट हैव दैट एग्जॉस्टिंग क्लास, इसलिए मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या होता है। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास विद डेरिवेटिव ट्रेडिंग और उसके बाद आगे हम नेक्स्ट में चलते जाएंगे। लाइकवाइज ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट क्लास में टच करेंगे। मैं बोल रहा हूं तो मेरे को यहां से शुरू करवाना, क्योंकि एक लंबी कमेंट्री है 15 मिनट की, वो मैं 15 मिनट की कमेंट्री नेक्स्ट क्लास में दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, चले। सर तो कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में अब हमको कुछ डिडक्शंस हैं जो मिलनी है। इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तो सिंपल ही तरीका है ना, कि जितना रेवेन्यू आया माइनस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, माइनस एचआरए तो निकालना नहीं है, बट हाँ इनके यहाँ पर एचआरए के बाप निकालने हैं। एचआरए से भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो क्या है लेते हैं। तो शुरुआत होती है सेक्शन डिडक्शन है, वो 30 से लेकर हमारे पास एडमिसिबल डिडक्शन वो है सेक्शन 30 से लेकर 37 तक। एक ये छोटी मोटी डिडक्शन हमने पढ़नी है कि 30 से 37 तक क्या है। सबसे मेन डिडक्शन जो आ रही है वो डेप्रिसिएशन की आ रही है, जो हमने कोटा मांगा है। डेप्रिसिएशन पार्टली अभी कवर करूंगा, पार्टली नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। फिर आ जाएगी आपकी कुछ सर्कमस्टांसेस में जो है आपकी डिडक्टेबल नहीं होंगी, दैट आल्सो वी विल कवर। फिर आपका आ जाएगा प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स क्या होता है, और जो बचे हुए प्रोविजन होंगे वो लास्ट में आ जाएंगे। सो नेक्स्ट जो है वो हमारे एडमिसिबल डिडक्शंस वो क्या है, वो हो गए आपके कि रेंट, किराया दिया आपने, किराए के अलावा कुछ और रेट्स चार्जेस वगैरह दिए, टैक्सेस दिए, रिपेयर्स की कॉस्ट दी, इंश्योरेंस की कॉस्ट दी फॉर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के लिए ये सारा जो आपने एक्सपेंस किया है ये अंडर सेक्शन 30 आपका एडमिसिबल डिडक्शन है। इसको आप डिडक्ट करिए और प्रॉफिट जो है मींस जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से ये रिड्यूस कर दीजिए। आपने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, बिल्डिंग आप बिजनेस करने के लिए बिल्डिंग किराए पे ली है तो उसका किराया कम होगा ही होगा ना। उस बिल्डिंग का आपने टैक्स दिया है किसी तरह से, हाउस मींस हाउस टैक्स दिया या म्युनिसिपैलिटी टैक्स दिया, तो वो रेट्स और टैक्सेस आपके माइनस होंगे ही होंगे। बिल्डिंग में आपने कुछ रिपेयर कराई ड्यूरिंग द ईयर, या जो बिल्डिंग है उसकी आपने इंश्योरेंस कराई हुई है कि अगर बिल्डिंग को कोई फायर का लॉस हो जाए या अर्थक्वेक का लॉस हो जाए तो वो आपका प्रीमियम जो है डिडक्टेबल होगा ही होगा। तो एडमिसिबल डिडक्शन क्या क्या होगी, प्रीमिसेस ऑक्युपाइड बाय द एसएससी ऑन रेंट, तो रेंट हो गया। ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमिसेस बाय द एसएससी बीइंग द ओनर, अगर एसएससी ओनर है
तो उस केस में नोशनल रेंट नहीं होगा, कोई भी किसी भी नोशनल रेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। रीजनेबल रेंट इज अलाउड टू द पार्टनर इफ एसएससी इज अ फर्म। नोशनल रेंट क्या होता है बेटा, पता है ना? हेलो, नहीं पता तो बोलो यार, खुल के बोलो ना, नहीं पता बताता हूँ। पता सर। है हाँ, पता, पता है, बताना है? बता दो सर आप। मैं बता दूं। नोशनल रेंट होता है, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आपके पास जो है एक बिल्डिंग है, अपनी ही खुद की ही बिल्डिंग है, और आपको जो है एक बिल्डिंग किराए पे लेनी है, तो आप खुद से ही किराए पे लेके जो है बिल्डिंग नहीं दे सकते। मगर अगर कॉस्टिंग निकालोगे प्रोडक्ट की, मींस आपने बिल्डिंग क्यों रखी हुई है, यहाँ पर आपने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई हुई है, तो जब आपने फैक्ट्री लगाई है तो उस फैक्ट्री में आप जब कॉस्टिंग लगाओगे, कॉस्टिंग बनाओगे, तो क्या क्या कॉस्टिंग में आएगा? मटेरियल आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट शीट बनानी सीख ली है ना? बेटा जवाब तो दे दो। यस सर। तो कॉस्ट शीट सर बनानी सीखी है, तो उसमें मटेरियल आया था, लेबर आई थी, मटेरियल और लेबर जो है वो दोनों मिला के आपके, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीसरा, ये तीन चीजें मिला के क्या चीज बनी थी हमारी? इसको क्या कहते हैं? मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस। जी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई आपकी। अब प्राइम कॉस्ट के अंदर जो है आप और क्या डालते हो? फैक्ट्री ओवरहेड्स। यस सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आते हैं? फैक्ट्री का किराया, ठीक है ना, फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, ये दो चीजें मिला लेंगे तो आपका जो है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएंगे। या इसके अलावा जो है तीसरी चीज क्या डाल दें? मशीन की डेप्रिसिएशन, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाएगी। तो ये तीनों चीजें मिला लेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएंगे। अब अगर आपकी बिल्डिंग अपनी है, खुद की है, तो क्या जो किराया है, जो मतलब आपका था, मतलब बिल्डिंग का जो है, बिल्डिंग आपकी अपनी है, और बिल्डिंग जो है वो आप अगर फैक्ट्री ना लगाते तो आपकी जो बिल्डिंग है वो 1 लाख रुपए महीने के किराए पे चढ़ जाती। इस 1 लाख रुपए की जो किराए पे ये बिल्डिंग चढ़ जाती, या आपको अगर मतलब फैक्ट्री आपकी बिल्डिंग नहीं होती, तो आपको एक बिल्डिंग जो है किराए पे लेनी पड़ती, जिसका 1 लाख रुपए किराया देना पड़ता। और आप जो है टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हो वो 1 लाख यूनिट्स एक प्रोडक्ट की बना रहे हो एक महीने में। तो हम जो ये 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं और उसका 1 लाख रुपए किराया या तो हमने बचा लिया अपनी ही बिल्डिंग में रह के, तो हमने जो है 1 रुपया पर यूनिट, बिल्डिंग को हम बता सकते हैं कि 1 रुपया पर यूनिट जो है ये मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में होनी चाहिए। कैन वी से दिस? जब हम कॉस्टिंग बनाते हैं, जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो उसमें क्या ये 1 रुपया जोड़ते हैं हम? यस, उस कॉस्ट शीट में ये 1 रुपया पर यूनिट का जुड़ेगा। हमने 1 लाख यूनिट्स बनाई एक महीने में, और उसका बिल्डिंग का किराया जो है वो 1 लाख रुपए है। हमने बिल्डिंग 1 लाख किराए पे ली हुई है, या बिल्डिंग हमारे अपने घर की ही है, मेरे पिताजी की ही बिल्डिंग है, और उसका मेरे को किराया जेब से नहीं देना पड़ता है, तो भी मैं 1 रुपया जो है पर यूनिट का जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जोड़ूंगा। उसको मैं कहता हूं नोशनल रेंट। दैट इज नोन एज नोशनल रेंट। नोशनल रेंट है वो जो मैंने बिल्डिंग का देना है, और उस वो बिल्डिंग की मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाती है। नोशनल रेंट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब ये जो 1 रुपया पर यूनिट का जो कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट शीट में तो जुड़ता है, मगर इनकम टैक्स पर्पस के लिए नोशनल रेंट नहीं माना जाएगा। कोई खर्चा नहीं माना जाएगा, क्योंकि खर्चा हुआ ही नहीं है। तो इट विल नॉट गो एज बेसिकली ए टैक्सेबल डिडक्शन। ये सेक्शन 30 में नोशनल रेंट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉइंट क्लियर है ये? यस सर। यस सर। मेरी आवाज साफ आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। सर आ रही है यस सर। आवाज।
बिल्कुल क्लियर है ना? यस सर। यस सर। देखो पीछे जो है वो मेरी वाइफ पीछे से कह रही है कि तेरी आवाज आवाज जा ही नहीं रही, तू एवं खाम खा शोर मचाया जा रहा है। मैंने बताया ना कि मैंने प्लान क्लास गलत कर लिया आज, सारा का सारा डिस्टर्बेंसेस मेरे पीछे ही बैठी है। ये पॉइंट क्लियर हो गया अपना कि प्रीमिसेस ऑक्युपाइड बाय द एसएससी ऑन रेंट, किराया दिया तो किराया लगेगा। नोशनल रेंट का जो डिडक्शन है वो नहीं मिलना है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। नोशनल रेंट जो है आपको, जो वो मैडम पढ़ाती है ना, क्या नाम है उनका, मनप्रीत कौर। पोस्टिंग वाले मनप्रीत मैडम। कौर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जब पढ़ाएगी तो उसमें वो बड़ा क्लियर बताएगी कि नोशनल रेंट आपकी कॉस्ट शीट में आएगा, बट वैसे नहीं आएगा। ठीक है जी, मींस इनकम टैक्स के लिए नोशनल रेंट नहीं माना जाएगा। वहां पर नोशनल रेंट के अलावा जो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, और आपकी नोशनल सैलरी की भी होगी, नोशनल वेजेस की भी होगी, क्योंकि आप खुद काम कर रहे हो और कोई तनख्वाह नहीं लेके काम कर रहे। बट उसमें ये हो सकता है ना कि आप अगर काम ना करते तो आपको आपकी जगह एक बंदा रखना पड़ता, वो 50,000 रुपए महीने की सैलरी लेता, तो वो भी आपकी कॉस्ट शीट में उसका भी पैसा जुड़ता है, बट इनकम टैक्स में उसका भी पैसा नहीं कट। तो लाइकवाइज जैसे ये आपका ये नोशनल नो नोशनल रेंट हो गया, अगर कोई रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग हुई है, एक्चुअल रिपेयर, तो रिपेयर का जो है वो खर्चा माइनस किया जाएगा। रिपेयर जो है अब आपकी कैपिटल नेचर की नहीं होनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल नेचर की रिपेयर क्या होती है, आपने पता चला छत ही नहीं डाल दी बिल्डिंग की, तो वो रिपेयर जो है वो करंट रिपेयर नहीं है, वो आपकी जो है आपने वो एक तरह से नई बिल्डिंग क्रिएट कर दी है। तो रिपेयर जो है वो आपकी जो है रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ऑफ कैपिटल नेचर, मींस रोजमर्रा वाली रिपेयर होनी चाहिए कि छोटा मोटा टूट फूट हुआ उसको आपने रिपेयर कर दिया, दीवारों को छोटा मोटा प्लास्टर जो है वो उखड़ गया था वो आपने करवा दिया, कहीं लीकेज सीपेज हो रही थी बिल्डिंग में वो आपने रिपेयर कर दी। बट अगर कैपिटल नेचर की रिपेयर है, यानी कि ऐसे लगे कि आपने एक नई बिल्डिंग ही खड़ी कर दी है, तो वो वाली रिपेयर जो है वो एडमिसिबल डिडक्शन नहीं है। फिर वो जो आपकी कैपिटल नेचर की रिपेयर होगी उसको आप डेप्रिशिएट करोगे। अब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको ये बताया जाएगा कि ये ऐसी रिपेयर हुई है और वो कैपिटल नेचर की निकल आएगी। आपको बड़ा क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रिपेयर ऑफ कैपिटल नेचर है या रिपेयर जो है वो रेवेन्यू नेचर की है या नॉन कैपिटल नेचर की है। तो अगर वो कैपिटल नेचर की है तो वो डिडक्शन नहीं है अंडर 30, और अगर वो नॉन कैपिटल नेचर की है तो इट इज रिपेयर अंडर सेक्शन 30। ठीक है जी। अदर इंश्योरेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मींस आपके जो इंश्योरेंस के खर्चे हैं वो सारे के सारे जो है डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 30 है। अगर प्रीमिसेस पार्टली बिजनेस के लिए यूज हो रही है और पार्टली अदर पर्पस के लिए यूज हो रही है, तो मान लो अगर 50-50 यूज हो रही है तो 50% एक्सपेंसेस जो है वो आपके एडमिसिबल होंगे, 50% नहीं होंगे। 60% बिजनेस के लिए यूज हो रही है तो 60% एडमिसिबल होंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। यस सर। इसके बाद सेक्शन 30 के बाद आ जाता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 जो है आई थिंक मैं पहले सोच रहा था डेप्रिसिएशन शुरू करेंगे, मेरे को एक सेशन जो है 2 मिनट में और शुरू करना है किसी के साथ, तो मैं जो है ये सेक्शन 31 के साथ जो है आज की क्लास खत्म करूंगा। इट इज रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। ये जो ऊपर की हम बात कर रहे थे सेक्शन 30 की, ये बिल्डिंग की बात कर रहे थे। अब ये सेम चीजें जो है रिपेयर और इंश्योरेंस, ये हम मशीनरी और प्लांट और फर्नीचर की बात कर रहे हैं। तो मींस इसका जो है वो एसेट बिजनेस में यूज होना चाहिए। रिपेयर्स जो है वो रिपेयर होनी चाहिए, दे शुड नॉट बी ऑफ द नेचर ऑफ रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि ये रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन की होगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर अपन डेप्रिसिएशन लेते हैं, उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन। छोटी मोटी रिपेयर है तो यस एडमिसिबल अंडर सेक्शन 31। अगर उसकी जो है हमने मशीनरी प्लांट फर्नीचर का इसका इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, दैट इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड एज डिडक्शन। सो करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर इज नॉट टू बी अलाउड। रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर जो है वो आपकी कैपिटलाइज होगी, और कैपिटलाइज्ड आइटम के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 है।
अगली क्लास हम डेप्रिसिएशन की करेंगे सेक्शन 32, और साथ में जो है हम ये जो बचा हुआ आपका हिस्सा था हेजिंग कंट्रैक्ट, रॉ मटेरियल वाला, ये सब क्या चीजें होती हैं, ऑल दिस इंग्लिश इज, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है जी। आपको प्रॉब्लम्स जो हो सैलरी से रिलेटेड, या अभी तक जो हमने वैसे अभी पीजीबीपी तो डेवलप कर रहे हैं, तो सैलरी से रिलेटेड आप क्वेश्चन करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। वी आर हैविंग गुड 2-3 days नाउ